कैसे हो दोस्तों आप सब। आज हम यूपीएससी इकोनॉमिक्स का 9th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। वैसे भी हमारा टाइम इधर उधर ख़राब हो ही जाता है, उससे अच्छा हम पढ़ लेते हैं। आपकी क्विक रीजन तैयार हो जाएगी, प्री प्लस मेंस दोनों की। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर द ट्विन पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हिंदी में ही बोलेंगे, बायलिंगुअल रखेंगे सेशन को। कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री जो होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, वो दो पिलर्स होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए। एंड जो एग्रीकल्चर है, प्रोवाइड लिवलीहुड टू लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, सस्टेन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देता है वो हमें, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस सपोर्ट की जरूरत होती है ताकि मॉडर्न तरीके से हम आगे बढ़ पाएँ। इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल जैसे टमाटर है, टमाटर से हम केचप बना लेते हैं, है ना, तो कॉन्डिमेंट्स बन जाते हैं उस चीज़ के। तो वो क्या कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है किसी चीज़ को। मीनिंग क्या है इसका। इंडस्ट्रियल जो सेक्टर होता है वो सेकेंडरी सेक्टर होता है हमारा, बीच में आता है, मध्यम में। प्राइमरी तो है नहीं, हम कौन सा वहाँ पे कोला निकाल के लेके आ रहे हैं। वो सेकेंडरी सेक्टर है हमारा, ठीक है जी। तो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, तो सारी चीज़ें हमारी सेकेंडरी में आ जाती हैं। ये इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंक्रीज नेशनल इनकम एंड जीडीपी। नेशनल इनकम बढ़ती है हमारी, जीडीपी बढ़ती है इस चीज़ से। जनरेट्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट होती है हमारी, प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन, एनहेंसिस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब कि हम ज़्यादा बाहर चीज़ों को बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को। इनकरेज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है। हमारे इंडिया से कई ऐसे बच्चे उठते हैं जो अच्छी डेवलपमेंट करते हैं, आगे जाके ग्रोथ करते हैं, और ठीक है, तो अच्छी चीज़ें बनाते हैं। रिड्यूस एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। आगे चलते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी जहाँ से कोल है, कोला हम खदानों से निकालते हैं, ठीक है, उसको खोदते हैं, वो क्या हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर हो गया। जहाँ से चीज़ अभी आ रही है, तोड़ के लेके आ रहे हैं हम खेतों से, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी में हमने पढ़ा जो इंडस्ट्री होती है, वो जो चीज़ बीच में ट्रांसफॉर्म हो रही है, तैयार हो रही है, उसको सेकेंडरी सेक्टर कह देते हैं। और टर्शरी में क्या चीज़ें आ जाती हैं, सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे टेली कम्युनिकेशन सर्विस है ना, कम्युनिकेशन फ़ोन के ऊपर कोई टीचिंग कर रहा है, वो सर्विस दे रहा है, तो वो टर्शरी सेक्टर आ जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होगी हमारी, इंडस्ट्रीज डैट यूजेज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल। एग्रो से समझना है कि एग्रीकल्चर की बात हो रही है दोस्तों। एग्जाम्पल जैसे कॉटन टेक्सटाइल है, शुगर इंडस्ट्री है हमारी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो सारी हमारी क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हैं एज रॉ मटेरियल। फिर बेस्ड ऑन साइज, ठीक है, वो क्या था, बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल था, ये क्या है, बेस्ड ऑन साइज है। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस आ गई हमारी, स्मॉलेस्ट बिजनेस यूनिट्स विद लिमिटेड इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, है ना। माइक्रो क्या हो गए, बहुत छोटे आ गए, सूक्ष्म आ गए। स्मॉलेस्ट बिजनेस होते हैं, ये लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो टर्नओवर उनकी बहुत कम होती है, पैसा कम कमाते हैं। स्मॉल एंटरप्राइज कौन से हो गए, उनसे थोड़े से बड़े होते हैं माइक्रो से, लेकिन हाँ मीडियम से कम होते हैं। फिर मीडियम आ जाते हैं, ये उससे ज़्यादा होंगे दोनों से, माइक्रो से भी स्मॉल से भी, पर पोजेसिस हायर इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर भी इनकी ज़्यादा होती है कैपेसिटी। फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं एमएसएमई के बारे में, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जो हमारी जीडीपी में 45% तक एक्सपोर्ट यहीं से आते हैं हमारे दोस्तों, याद रखना है आपने। एमएसएमई कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। सिग्निफिकेंस क्या है एमएसएमई का, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। इवन टेक्सटाइल में बहुत बंदे काम करते हैं। कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू जीडीपी, प्रमोट एक्सपोर्ट, इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, फैसिलिटेट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, सपोर्ट इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि सबको फ़ायदा हो सके, गरीबों को भी, ठीक है, वो भी ऊपर आ सकें, फ़ायदा ले सकें। उसके बाद फिर रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन, बल्कि दोबारा से क्लासिफिकेशन किया गया था एमएसएमई का, बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट लिमिट्स एंड टर्नओवर लिमिट्स। तो माइक्रो जो है, अगर माइक्रो कोई भी माइक्रो इंडस्ट्री है, अगर 2.5 करोड़ तक, ठीक है, बल्कि अप टू 2.5 करोड़ तक अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी भी चीज़ में, किसी बिजनेस में, तो उसको एमएसएमई में माइक्रो का दर्जा दिया जाएगा। अगर एंड उनकी जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ तक निकलती है, ठीक है, तो उसको माइक्रो मान लिया जाएगा टर्नओवर की बात में। अगर जो स्मॉल है वो 25 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर रही है एंड उससे वो टर्नओवर 100 करोड़ तक की निकाल रही है, ठीक है, तो वो उसको स्मॉल में रखा जाएगा। एंड मीडियम एंटरप्राइज किसको माना जाएगा, अगर 125 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर रही है एंड उसकी जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ तक आ रही है। तो ऐसे ही अपने याद रखना है एमएसएमई क्लासिफिकेशंस को, 2.5, 25, 125 ये सारी इन्वेस्टमेंट होगी। उधर वाली 10, 100, 500 वो टर्नओवर होगी। वेरी इजी दोस्तों। चैलेंजेस, कौन से चैलेंज ऐसे हैं जो एमएसएमई फेस करती हैं, इनएडिक्वेट एक्सेस टू फाइनेंस, उनको लोन जल्दी से नहीं मिल पाता, राइट। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल ऑब्लिसेंस, बल्कि उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, पुराने तरीक़ों से चीज़ों को बना रहे हैं वो। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है प्रोडक्शन में। लिमिटेड मार्केट एक्सेस अच्छा नहीं उनके पास, ऑनलाइन चीज़ें नहीं है, डिजिटलाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ, ठीक है, उनको कस्टमर नहीं मिल पाते। फिर हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था 1948 में, इंडस्ट्रियल
पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 वॉज इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमारी आज़ादी के बाद पहली इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी आई थी ये। की फीचर्स क्या हैं इसके? इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी का इसने कंसेप्ट दिया था। रेकॉग्नाइज द रोल ऑफ बोथ पब्लिक भी प्राइवेट सेक्टर दोनों आएंगे इसमें। आइडेंटिफाइड द स्ट्रेटजिक सेक्टर ऑफ द स्टेट पार्टिसिपेशन, ठीक है, मतलब कि इसमें स्ट्रेटजिक जो सेक्टर है हमारे, जो जरूरी सेक्टर है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, आगे लेके आया जाएगा उनको। सो प्रोवाइडेड द फाउंडेशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 आया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 इज ऑफन रिगार्डेड एज द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया। इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आप मेंस में ये लाइन को डिटो लिख सकते हो, क्योंकि हम प्री प्लस मेंस दोनों देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू इस्टाब्लिश अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। सोशलिस्ट मतलब कि समाजवाद, सबको है ना, समाज में सबको चीज़ें मिलेंगी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो इसमें शेड्यूल ए आया, बी आया, तो देखते हैं शेड्यूल ए में किसको रखा गया? इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द स्टेट, जो सिर्फ स्टेट के लिए। स्टेट कौन सा क्या होता है? उस होती है सरकार, हमारी गवर्नमेंट को स्टेट कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम फंडामेंटल राइट मिलते हैं किसके खिलाफ? स्टेट के खिलाफ, तो सरकार को कहा जाता है। तो शेड्यूल में ए में सिर्फ वही इंडस्ट्रीज आएंगी जो सिर्फ स्टेट के लिए हैं, जैसे डिफेंस प्रोडक्शन हो गया, रेलवे हो गया, है ना, एटॉमिक एनर्जी हो गया, तो वो सारी सिर्फ स्टेट के लिए हैं, सरकार के लिए हैं। फिर शेड्यूल बी में किसको रखा गया? इंडस्ट्रीज वर बोथ गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट भी आती है, प्राइवेट सेक्टर भी आता है, वो दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट वुड प्ले द डोमिनेंट रोल। लेकिन फिर भी इसमें गवर्नमेंट ज़्यादा रोल प्ले करेगी। जैसे हम कॉन्करेंट लिस्ट में देखते हैं, अगर सेंटर वहाँ पे कानून बना देती है तो सेंटर की ज़्यादा चलती है स्टेट से। फिर है शेड्यूल सी में ऑल रिमेनिंग इंडस्ट्रीज ओपन टू प्राइवेट पार्टिसिपेशन। जितनी अब इंडस्ट्रीज बच गई वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो सकता है वहाँ पे। तो अपने याद रखने हैं तीनों को, शेड्यूल ए बी सी को। इसका फिर सिग्निफिकेंस क्या निकला? एक्सपेंशन हुआ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, प्रमोशन ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ हमारा, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस के ऊपर बढ़ने लगे। फिर लाइसेंस परमिट कोटा राज आया। तो लाइसेंस परमिट कोटा राज क्या था? फ्रॉम द 1950s अंटिल 1991 की ही बात क्यों की गई है? तो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, राइट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वॉज गवर्नड थ्रू लाइसेंसिंग सिस्टम। तो लाइसेंसिंग सिस्टम था हमारे उधर, पहले लाइसेंस लेना पड़ता हर चीज़ का। ऑब्जेक्टिव क्या था इस चीज़ का, लाइसेंस परमिट कोटा राज का? तो प्रिवेंट कंसिडरेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, क्योंकि स्पेशली ऐसी कोई कंपनी ना आके ना अपनी इकोनॉमिक पावर बना ले, कंसिडरेशन ना कर ले। इंश्योर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, हर रीजनल का मतलब क्या है कि बिहार, यूपी, पंजाब, तमिलनाडु, मतलब कि सारी तरफ से एरिया बराबर बैलेंस में आ सके। एलोकेट स्कार्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली, ठीक है, बल्कि एलोकेट किए जाए जो भी रिसोर्स ऐसे हैं जिनको कम मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं, बल्कि बैलेंस में चीज़ों को मिला सकें। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी थे। एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी आ गई, ठीक है, बल्कि ब्यूरोक्रेसी ने ज़्यादा, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? जो हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं वो सारी ब्यूरोक्रेसी है, तो उनका काफ़ी ज़्यादा दबदबा बैठ गया। सो करप्शन एंड रेंट सीकिंग आ गई ना, वो फिरौती लेने लगी, करप्शन बढ़ गई, रिड्यूस्ड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया, क्योंकि जब एक ही कंपनी आ जाएगी तो क्या है का कॉम्पिटिशन, लो प्रोडक्टिविटी होने लगी। फिर इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या होती है? सिकनेस से समझिए कि बीमार हो गया ना, बीमारू चीज़ें। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस रेफर टू अ सिचुएशन वेयर इंडस्ट्रियल यूनिट्स कॉन्स्टेंटली इनकर लॉसेज एंड फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। बल्कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी से, बल्कि जो भी इंडस्ट्रीज थी है ना, वो अपने खर्चे भी नहीं निकाल पा रही थी, तो बीमार होगी वो, जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस। कॉजेज़ क्या थे इसके? आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे यार, बहुत पुरानी। पूरे मैनेजमेंट थी, बंदे अच्छे से नहीं काम कर रहे थे जो रखे थे उन्होंने। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, हाई इनपुट इज कॉस्ट, बल्कि ज़्यादा उनको पैसा लगाना पड़ता था, लेकिन जब वो बनाते थे चीज़ तो उनको कम मिलती थी चीज़, वो बिकता नहीं था इतना ना। सो वीक मार्केट डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी होने लगी वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? ऑब्वियसली एनपीए बढ़ने लगे। एनपीए हमने क्या देखा था पिछली क्लास में? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, जब बैंकों को उनका जो लोन था वो वापस नहीं मिल पाया टाइम पे, राइट। सो कैटेगरी ऑफ सीपीएसई, तो इसकी कैटेगरी देखते हैं हम। सो महारत्न कंपनीज, ठीक है, बल्कि हम बड़ी बड़ी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं उनकी कैटेगरी देखते हैं। सबसे बड़ी है महारत्न कंपनीज, जो सबसे बड़ी होती हैं, ठीक है, जैसे ओएनजीसी है हमारी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, एनटीपीसी है। तो सबसे ज़्यादा मतलब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट पे भी हैं, वो फॉरन में भी उनके बिजनेस हैं, तो वो महारत्न कंपनीज होती हैं। नवरत्न कंपनी उससे छोटी होती हैं। गिवन सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी टू कम्पीट ग्लोबली, ठीक है, बल्कि ये भी होती हैं लेकिन नेशनली ज़्यादा इनको डिटरमाइंड किया जाता है, नेशनल हमारे देश में ज़्यादा होती हैं ये, एंड उनको दर्जा दिया जाता है बड़ी एक तरीके से, क्योंकि उनकी भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। इनके लिए कैटेगरीज रखी जाती है, क्लासिफिकेशन, अगर उनको पूरा कर देते हैं वो नवरत्न बन जाती हैं। अब उससे छोटी दो होती हैं, एक मिनी रत्न सेकेंड और उससे भी छोटी होती है मिनी रत्न वन, ठीक है। तो अपन याद रखना है इसको लाइन वाइज कि मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न कौन सी होती हैं। उसके बाद इसके लिए अलग से भी लेके आएंगे, क्लास अच्छे से करेंगे।
फिर डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। डिसइन्वेस्ट जब भी जो गवर्नमेंट होती है अपनी शेयर्स को ना, अपनी कंपनीज के कुछ शेयर को बेच देती है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। अभी डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ को ही बेच दिया, पर वो तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा अगर 51% से ज़्यादा शेयर बेच दिया। यहाँ पे कुछ हिस्सा बेच रही है अपना सरकार, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, ताकि उसके पास रिसोर्स आ सके, पैसा आ सके, है ना, एफिशिएंसी बढ़ सके, फिजिकल बर्डन कम हो सके, इनकरेज वाइडर पब्लिक ओनरशिप हो सके। अब ये भी एक माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट होती है, एक स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट होती है। माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट रिटेन मैनेजमेंट कंट्रोल, मतलब कि दोबारा से वो कंट्रोल ले सकती है वो गवर्नमेंट एक बार बेचने के बाद भी, उसको माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट ट्रांसफर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट कंट्रोल टू प्राइवेट, इसमें सारा प्राइवेट को ही मिल जाता है कंट्रोल स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट में। याद रखना है आपने, स्ट्रेटजिक में बल्कि स्ट्रेटजी निकाल के दे दिया सरकार ने कि प्राइवेट को दे देंगे। चलो अब थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं, फिर हमारा याद हो जाएगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन हमने 1948 पढ़ा था, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी था वो आज़ादी के बाद। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 पढ़ा हमने, सोशलिस्ट पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी के लिए आया था वो, समाजवाद। फिर लाइसेंस राज डोमिनेटेड पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद फिर हमने MSME आर क्रूशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट्स, फिर इसकी क्लासिफिकेशन हमने देखी थी। डिसइन्वेस्टमेंट डज नॉट नेसेसरली मीन प्राइवेटाइजेशन, ये हमने देखा कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि प्राइवेट कर दिया, ठीक है। प्राइवेट तो तब होता है जो 51% से ज़्यादा सरकार अपने हिस्से को बेच देती है, कंपनी को बेच देती है। फिर महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न पड़ा। आगे देखते हैं मेंस के लिए, कुछ लाइन देख लेते हैं मेंस में लिखने के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन रिमेन्स द प्रिंसिपल ड्राइवर ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। बल्कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है वो प्रिंसिपल है हमारा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का, वो हमें ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कुछ चीज़ बड़ी बना सकता है। जो आज चाइना इतना आगे क्यों है, क्योंकि उसने सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, इंडस्ट्रीज लगाई बड़ी बड़ी, तो इसलिए ज़्यादा आगे निकल चुका है चाइना। एक्सपोर्ट करता है यार हर देश को वो, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है उस चीज़ से, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो MSME के लिए हमने ये, बल्कि सच्चा हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमने ये लाइन अच्छे से याद कर लेनी है। उसके बाद है हमारा खादी एंड ब्लेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। खादी एंड ब्लेड इंडस्ट्रीज़ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल स्किल्स। ट्रेडिशनल स्किल्स जैसे कि हमारे हाथों से हम कढ़ाई बुनाई करते हैं, ठीक है, कोई कुछ बना रहा है, दरी बना रहा है, कोई चादर, कुछ भी बना रहा है, तो खादी एंड ब्लेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो हमारी। खादी एंड ब्लेड इंडस्ट्रीज़ कमीशन भी बनी हुई है इसके लिए, जिसका फंक्शन क्या है कि खादी प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उसको प्रमोट करना है, डेवलपमेंट करनी है ब्लेड इंडस्ट्रीज़ में, उनकी स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग देनी है उनको, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रमोशन, ताकि वो अपनी स्किल्स को भी ना भूलें एंड उनका काम भी चल सके। तो ये भी आपने याद रखना है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम आई, ठीक है, लॉन्च टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग बल्कि जो शेड्यूल कास्ट में रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स से होते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनके लिए स्पेशली स्टैंड अप इंडिया कि उनको स्टैंड किया जा सके, क्योंकि काफ़ी है ना उनके साथ, लाइक पीछे से हम देखें तो हिस्ट्री उनकी काफ़ी ज़्यादा भयानक सी रही है, राइट, उनके साथ उनके राइट्स को मारा गया था, तो स्टैंड अप इंडिया उनके लिए लाया गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं स्टैंड अप इंडिया से। तो फीचर्स क्या थे इसके, बैंक लोन्स फॉर ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेज, इनकरेज इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ठीक है, तो आपने याद रखना इन चीज़ों को। उसके बाद फिर हम देखते हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम। सो लॉन्च्ड इन 2014 विद ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो मेक इन इंडिया का सिर्फ प्रोग्राम का ये मतलब था कि हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सकें अपनी, ठीक है, हम ग्लोबली चीज़ों को बेच सकें। तो इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंप्रूव एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, प्रमोट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। फिर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 की द फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, उसको अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए काम किया गया। इसका भी यही मकसद था, मैन्युफैक्चरिंग को ग्रोथ देना, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, प्रमोट टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन। फिर हमारे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स बनाए गए, लार्ज इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज टाउनशिप्स बनाए गए, डेजिग्नेट टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग, ताकि वर्ल्ड क्लास हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ सके, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। काफ़ी सारी चीज़ें देखी आपके पास मेंस में लिखने के लिए, वहाँ पे आप नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स बना लिख सकते हैं मेंस में। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लिख सकते हो आप, फ्लैगशिप इंडस्ट्रियल पॉलिसी इनिशिएटिव एम्ड एट बूस्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जिससे डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बूस्ट हो सके। इसका कंसेप्ट क्या था, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन एंड सेल्स। सो ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, वही इंक्रीज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस, सारी सेम चीज़ें हैं दोस्तों। फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए गए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन्स डिज़ाइन टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाए गए थे ताकि हमारी इंडस्ट्रीज़ को आपस में जोड़ा जा सके, सामान हम जल्दी पहुंचा सके इधर से दूसरे कोने में, ठीक है, तो वो सारा इनका मकसद था।
जैसे कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया, इंडियाज़ फ्लैगशिप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था ये, डेवलप्ड अलोंग द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ठीक है, मतलब कि जल्दी सामान पहुंच सके हमारा दिल्ली से मुंबई पूरे बड़े रोड से, है ना, एक्सप्रेस वे से, तो टाइम भी कम लग सके। फिर चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आप मेंस में लिख सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। फोकस ऑन द साउदर्न मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, साउदर्न के लिए कि उनकी ग्रोथ हो सके अच्छे से। फिर अमृतसर से लेके कोलकाता तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया, डेवलप्ड अलोंग द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। उसके बाद बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर बना सकते हो, लिख सकते हो। फिर ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर लिख सकते हो आप। उसके बाद डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स, स्पेशल रेलवे कॉरिडोर्स डिजाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर फ्रीट ट्रांसपोर्ट। फ्रीट मतलब कि जो सामान वगैरह हमारा जाता है ट्रकों में लोड होकर ना, उन चीज़ों की डेवलपमेंट कर सके, हम अच्छे सामान पहुंचा सके टाइम पे। तो फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स, रिड्यूस्ड लॉजिस्टिक कॉस्ट, इंक्रीज्ड रेलवे एफिशिएंसी, है ना, मिल्की रेलवे की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी इस चीज़ से। इंडस्ट्रियल को सपोर्ट मिलेगी, जल्दी सामान पहुंचेगा। जैसे हम वेस्टर्न हम देखते हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, जैसे दादरी उत्तर प्रदेश में है, वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक लेके जाता है सामान। क्योंकि दादरी तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो ऐसा कोई बंदरगाह है नहीं, पोर्ट नहीं है वहाँ पे तो, लेकिन इसलिए सामान सीधा दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पे आता है महाराष्ट्र में। फिर फिर हमारा लुधियाना पंजाब में, वहाँ से सीधा जो सामान है बडनकुनी वेस्ट बंगाल तक जाता है, ठीक है। ये ईस्टर्न हमारा अपना डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है। उसके बाद रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया हमने पढ़ा 2016 में आया था, ठीक है, SC ST के वुमेंस के लिए, ठीक है, उनके लिए अच्छा काम किया गया। फिर मेक इन इंडिया 2014 में आया। उसके बाद नेशनल अपनी NMP पॉलिसी 2011 में। फिर PLI इंसेंटिव लिंक्ड टू इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए PLI स्कीम खोलेगी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। फिर वेस्टर्न कॉरिडोर हमने पढ़े, ईस्टर्न वाले पढ़े, FD पढ़ी ऑटोमेटिक रूट से, ठीक है, ये तो हमने पिछली क्लास में देखी थी। फिर मेन से इंरिचमेंट लाइन देख सकते हो आप ही। इंडिया से इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी इंक्रीजिंगली फोकस ऑन इनहेंसिंग कॉम्पिटिटिवनेस, स्ट्रेंथनिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, इंटीग्रेटिंग विद ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस थ्रू द इनिशिएटिव सच एज मेक इन इंडिया एंड PLI। बल्कि वो भी वही काम है यार कि हमारा कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, है ना, स्ट्रेंथ करने के लिए हम सेल्फ रिलायंस बनना चाहते हैं। एंड इसके लिए हमने मेक इन इंडिया चलाया, PLI चलाया। तो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं वहाँ पे। फिर PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 2021 में लॉन्च हुआ ये। इसका मतलब मकसद क्या था? टू क्रिएट इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स थ्रू द कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट। इसमें फीचर्स क्या थे? GIS बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म डाला गया इसमें। इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल मिनिस्ट्रीज़ को साथ में जोड़ा गया, डिपार्टमेंट को साथ में जोड़ा गया ताकि अच्छे से काम चल सके, उस डिपार्टमेंट को पता चल सके काम का। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जोड़ी गई यहाँ पे, मैपिंग मॉनिटरिंग किया गया। भारतमाला परियोजना काफ़ी खबरों में रहती है। फ्लैगशिप हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। अगर सागरमाला आएगी तो वो समुद्र के लिए था, एंड भारतमाला आएगा तो वो हाईवे के लिए था। ये अपने दोनों याद रखने हैं। तो भारतमाला में फ्री मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया। इकोनॉमिक कॉरिडोर से अच्छे से बढ़े हैं, ठीक है, बॉर्डर कनेक्टिविटी बढ़े, हमारी कोस्टल कनेक्टिविटी जोड़ सके सीधा सागरमाला के साथ भारतमाला। इसमें सारी चीज़ें हमने देखी। फिर सागरमाला जो हम कह रहे थे कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, सागरमाला पोर्ट के लिए है, भारतमाला हाईवे के लिए है, रोड्स के लिए है। इसके ऑब्जेक्टिव यही था पोर्ट्स को मॉडर्नाइजेशन करना, इंप्रूवमेंट ऑफ पोर्ट कनेक्टिविटी, प्रमोशन ऑफ पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज़। 4 पिलर क्या थे इसके? चलिए छोड़ो आप, ठीक है, 4 पिलर्स वगैरह। आगे देखते हैं हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करना, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, वही सेम मकसद है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, स्पोर्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। मेजर सेक्टर इसमें एनर्जी, रोड्स, रेलवे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सबको कवर किया गया। फिर पावर सेक्टर में देखें, पावर मतलब की बिजली। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिजली के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, मशीन भी बिजली पे चलती हैं। तो उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जनरेशन मतलब की प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी को ही हमने प्रोड्यूस करना है। ट्रांसमिशन मतलब की मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, की लंबे दूरी तक हम बिजली को पहुंचा सकें। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब की डिलीवरी करना बिजली की, राइट। तो क्या क्या सोर्स हो सकते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी के? थर्मल पावर हो सकती है, जनरेटेड यूजिंग कोल को, नेचुरल गैस को, लिग्नाइट को। इससे जो थर्मल पावर, जैसे हम देखते हैं ना कोयले के प्लांट, उसमें कोयला जलाया जाता है, फिर बिजली बनाई जाती है, राइट। तो वो थर्मल पावर वाले हमारे प्लांट्स होते हैं। तो रिलायबल बेस लोड पावर होते हैं, लार्ज स्केल जनरेशन, बड़ी मात्रा में बिजली पैदा करते हैं। लेकिन इसके चैलेंज क्या है? ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन है, बहुत सारा प्रदूषण करते हैं ये, ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते हैं। फिर इसलिए फिर हाइड्रो पावर लिया है। हाइड्रो पावर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर। अब ऐसा नहीं कि पानी को रोक दिया, फ्लोइंग वाटर से भी कर सकते हैं, जैसे हम डैम बनाते हैं, रन ऑन द वाटर।
तो एडवांटेज क्या होते हैं इसके, रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी याद रखना, हाइड्रो से याद रखना पानी, तो पानी से जो बिजली पैदा हो रही है वो पंखा घूम जाता है पानी गिरने से, तो बिजली पैदा होती है। तो लो ऑपरेटिंग कॉस्ट उसकी होती है इसकी, रिन्यूएबल सोर्स है, पानी को दोबारा बार यूज़ कर सकते हैं हम, राइट। तो चैलेंज क्या होता है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है इसका, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद न्यूक्लियर पावर आई हमारी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड थ्रू द न्यूक्लियर फिजन, फिजन के साथ, नॉट फ्यूज़न, ठीक है, फिजन के साथ, फिजन मतलब कि वो टूट के बिखर रहा है, ठीक है, एटम, एंड फ्यूजन में क्या हो जाएगा, वो फ्यूज़ हो रहा है, जुड़ रहा है आपस में। एडवांटेज, हाई एनर्जी डेंसिटी होती है इसमें, लो कार्बन एमिशन, कार्बन एमिशन इसमें कम होता है, इसलिए न्यूक्लियर पावर को थोड़ा अच्छा क्लीन माना जाता है। लेकिन इसमें चैलेंज होते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट बच जाता है, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट लगती है। फिर नेशनल सोलर मिशन हमारा लॉन्च अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे लॉन्च किया गया नेशनल सोलर मिशन को। ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रमोट सोलर पावर जनरेशन, ठीक है, सूरज से आने वाली जो रोशनी है उसको हम बिजली में यूज़ कर सके, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंस हमारी कम हो सके, एनहांस एनर्जी सिक्योरिटी, तो सारी चीज़ें थी। इसलिए हम फिर इंटरनेशनल सोलर अलाइंस भी लेके आए थे, जिसका हेडक्वार्टर ओबियसली इंडिया के गुरुग्राम में है। हमने फ्रांस के साथ मिलकर शुरू किया था ये इंटरनेशनल सोलर अलाइंस, याद रखना है, अपने फ्रांस के साथ किया था, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। तो उसके बाद हमारा है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आया, लॉन्च टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। तो ग्रीन हाइड्रोजन की हम प्रोडक्शन भी कर सकें, बना भी सकें, एंड एक्सपोर्ट बाहर भी बेच सकें हम ग्रीन हाइड्रोजन को। ऑब्जेक्टिव क्या थे, वही है, क्लीन एनर्जी बनानी, फॉसिल फ्यूल से छुटकारा पाना, डीकार्बोनाइजेशन करना, एनहांस एनर्जी सिक्योरिटी। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ मेजर रोल इन अचीविंग द इंडियाज नेट जीरो। हम नेट जीरो कार्बन का भी टारगेट रखा हुआ है ना, कि 2070 तक हम जितना प्रदूषण करेंगे उतना वापस कर ले लेंगे ना, तो वो हमने टारगेट रखा हुआ है। तो ये था हमारा दोस्तों आज का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9th। तो 9th चैप्टर हमारा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक आए हो, अगर आवाज़ आ रही है मेरी तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो